एरोप्लेन कैसे उड़ता है और क्या हम भी उड़ सकते हैं? दिस इज क्वेश्चन। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या कहते हो बोलो? एरोप्लेन कैसे उड़ता है? क्या हम भी उड़ सकते हैं? एनीबॉडी? एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते। एरोप्लेन में बैठकर उड़ते हैं सर। अच्छा, बिना एरोप्लेन में बैठे क्या हम उड़ सकते हैं? जिस तरीके से ग्लाइडर लगा के उड़ सकते हैं, जिस ऊंची जगह से ग्लाइडर लगा के कूद जाए तो। जिस तरीके से एरोप्लेन उड़ता है वैसे? नहीं सर। जेट पैक लगा सकते हैं। अच्छा, तो उड़ते कैसे हैं? बेसिकली तुम्हें अगर पता हो उड़ना कैसे है, या तुम्हें ये पता हो कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तब तुम उड़ने की कोशिश कर सकते हो। यस सर। हम लोग नहीं उड़ पाते क्योंकि अपने इधर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। एरोप्लेन तो उससे भी बड़ा होता है ना, हमारे से ज्यादा वेट होता है एरोप्लेन का। लेकिन उसके पास वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी? एक शब्द निकल के आया, तुमने बोला। बोर्ड जैसी जो होती है वैसी। तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में आज की क्लास में, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे तुमको फैमिलियर होना है। स्ट्रीमलाइन, दिस इज ए वर्ड। तो क्या होगी ये? बोर्ड को थोड़ा सा, ये किसी तरह की लाइन है। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? इट इज ए टाइप ऑफ लाइन। तो ऐसे ही एक और टर्म है, इसको बोलते हैं एरोफॉइल। और सर एरोप्लेन जो है एयर फ्रिक्शन के कारण भी उड़ता है। एयर फ्रिक्शन के कारण उड़ कैसे सकता है? एयर फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना, तो एयर फ्रिक्शन तो हमारे ऊपर भी लगेगा अगर हम। एरोफॉइल का मतलब बता दो। हाँ, वो सब बता रहा हूँ अभी। तो ये कुछ शब्द हैं, स्ट्रीमलाइन, एरोफॉइल। एक और शब्द होता है एरोडायनामिक शेप। एरोडायनामिक शेप। सभी ने मछली देखी है? हाँ यस सर, मैंने पकड़ी भी है। ओके, डॉल्फिन का शेप कैसा होता है सबको पता है? स्ट्रीमलाइंड। ओके, इसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन जो तुम बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे एरोफॉइल का मीनिंग पता है। हाँ बताओ। A structure with curved surface designed to give the most favorable ratio of lift to drag with flight, used as the base for the wings, fins and tail planes of most aircraft. तो मतलब पता है ऐसे, मतलब ये तो डेफिनेशन तुमने बोली है, तो हाउ इट वर्क्स, डू यू नो हाउ एरोफॉइल और एरोडायनेमिक शेप वर्क्स and is नो सर। responsible for lift of an aeroplane? सभी ने जब साइकिल चलाई है, कभी तेज हवा में साइकिल चलाई, यस तो सर। फिर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर हम सीधे रहकर साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम आगे से झुक जाते हैं साइकिल के हैंडल की तरफ, तो हमारे लिए साइकिल चलाना आसान हो जाता है या मुश्किल होता है तेज हवा के अगेंस्ट? आसान हो जाता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग, ऐसा हम कह सकते हैं, या हमने अपने शेप को मॉडिफाई किया, एरोफॉइल से मैच कराया। तो ये क्या है वो समझना है। ये अगर डॉल्फिन है, मछली है, या ये एरोफॉइल शेप है जो मैंने यहां पर बनाया, तो इधर से सामने से हवा आ रही है, ये इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, दीज लाइंस, ये एयर करंट है। तो हवा को चीरते हुए, जिधर मैंने ग्रीन एरो दिखाया है, हवा को चीरते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो हवा इसके नीचे से भी जा रही है, हवा इसके ऊपर से भी जा रही है। तो
अब हमें समझना है एरोप्लेन उड़ता कैसे होगा, या कार जो होती है, कार का शेप भी पर्टिकुलर अगर तुमने गौर किया हो, हियर इज कार, और इसका शेप स्ट्रीमलाइंड है। ये जो ऊपर से तुम देख रहे हो ये लाइंस जा रही हैं, ये स्ट्रीमलाइंड शेप है, और इसकी वजह से कार को तेज चलाना आसान है। कार बस से ज्यादा तेज चल सकती है? नो। जवाब है हाँ, बस से ज्यादा तेज चलती है कार, क्योंकि बस का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं है। बस को एयर रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से बस स्लो डाउन हो जाती है। आने वाले टाइम की फ्यूचर कार इस तरह की होगी बच्चों, जिसमें शायद तुम्हें सोलर पैनल लगे हुए नजर आ रहे हो। तो यस सर। फ्यूचरिस्टिक कार इस तरह की होगी, जिसमें चलने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, सोलर एनर्जी से चल जाएगी, नहीं और किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। एरोप्लेन का जो शेप है अगर यहां पर हम देखें, तो एरोप्लेन की खुद की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, और साथ साथ में विंग्स की बात करें तो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं पर्टिकुलर, वो भी हेल्प करते हैं एरोप्लेन को उड़ने में। एरोप्लेन के विंग्स का शेप कैसा होता है, ये उसके विंग्स, ये विंग की कटिंग है एरोप्लेन के विंग की। तो तुम देखोगे तो यहाँ एरोफॉइल बन रही है, और यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर देखो। स्लोअर एयर हायर प्रेशर, हवा को काटते हुए ये जा किधर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विंग, ये मैंने एरो बनाया, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सामने से हवा आ रही है, जो हवा विंग के ऊपर से गुजरेगी उसको मुड़कर पहुंचना है पीछे, जो नीचे से गुजरेगी उसको सीधे सीधे पहुंचना है। किसको ज्यादा पार्ट ट्रेवल करके पहुंचना है, ऊपर वाली को या नीचे वाली को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। ऊपर वाली को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करके पहुंचना है, नहीं उसका रास्ता लंबा है, टाइम सेम है, सेम टाइम में यहाँ पीछे पहुंचना है। अगर पीछे वो नहीं पहुंचती तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, तो सेम टाइम में पहुंचना है, तो ऊपर वाली की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ लिखा है फास्टर एयर, ऊपर जो है हवा तेज चल रही है। जहां स्पीड बढ़ जाती है वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे स्पीड कम है ऊपर के कंपैरिजन में, जहां स्पीड कम हो जाती है वहां प्रेशर बढ़ जाता है, नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा। उसकी वजह से तुम देख रहे हो ये एक लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ इस पर लगता है, जिसको बोलते हैं हम अपलिफ्ट। क्योंकि फोर्स किधर लगेगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है। तो ये एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है। एरोप्लेन जब रनवे पर दौड़ लगाता है तो वो जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है, उसकी वजह से ये हो पाता है, उसको ड्रैग मिलता है ऐसा हम कह सकते हैं, या ड्रैग की वजह से उसको लिफ्ट मिलता है। हाई स्पीड रिड्यूस प्रेशर, लो स्पीड इंक्रीज प्रेशर। और जब एरोप्लेन को मुड़ना होता है, तुमने अगर गौर किया हो बच्चों, एरोप्लेन के विंग्स में कॉर्नर पर, ये कॉर्नर हो गया, क्या ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? यस सर। ये एरोप्लेन का विंग मुड़ा हुआ है, ये ऊपर भी हो सकता है, इसको नीचे भी कर सकते हैं, और ज्यादा भी मोड़ सकते हैं, और इसको सीधा भी कर सकते हैं। सारा कंट्रोल पायलट के पास होता है। सो ये किस में मदद करता है? तो जवाब है मुड़ने में। इसको कहते हैं रडर। ऐसे ही नाव को घुमाना है तो उसमें भी होता है रडर। रडार अलग होता है बच्चों, रडर अलग होता है। दिस इज रडर। तो तुम्हें क्या करना है, एक एक्टिविटी तुम्हें करनी है। पेपर वाला प्लेन बनाना तुम जानते हो, तुमने कहा अभी, यस है ना? तो जो ऑर्डिनरी प्लेन हम बनाते हैं, पेपर वाला प्लेन, वो पेपर वाला प्लेन बनाकर ये तरीका होता है, ये तुम एक रेक्टेंगुलर पेपर लेते हो, फिर तुम फोल्ड करते हो उसको, तो ये शेप आ जाता है इस तरह से।
और उसके बाद तुम इसको फिर से फोल्ड करते हो। याद आ रहा है ना पेपर वाला प्लेन? तो जब पेपर वाला प्लेन तुम बना लोगे तो उसके साइड विंग्स को मोड़कर, एक विंग को मोड़कर, दोनों विंग को मोड़कर तुम उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या मतलब किस तरह से घूमने में ये असर डालता है अगर साइड विंग तुम उसको बैंड कर दो। दोनों विंग को बैंड करके भी तुम उसका इफेक्ट देख सकते हो और एक विंग को बैंड करके भी उसका इफेक्ट देख सकते हो कि पेपर प्लेन कैसे चल रहा है। अब ये जो सारी कहानी है, हाँ कुछ पूछना है तो पूछो। यस सर। क्या? सर मैं एक बार पेपर प्लेन बना था और उसका साइड मोड़ दिया था सर, वो बूमरैंग जो नहीं होता, हाँ बूमरैंग जैसा वो टर्न लेके फिर से मेरे पास आ गया। हाँ, तो वो तुम डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या करने का क्या असर उस पर हो रहा है। और ये ना केवल एरोप्लेन में, ये कार में भी काम करेगा, ये साइकिल चला रहे हैं हम उसमें भी काम, हर व्हीकल में काम करेगा। मछली तैर रही है तो वहां पर भी यही चीज काम कर रही है। जहां पर भी इस तरह का शेप होगा जिसको हम बोल रहे हैं एरोफॉइल, जिसमें ऊपर थोड़ा बड़ा है और नीचे कोई उभरा हुआ हिस्सा नहीं है, कॉन्वेक्स शेप, नीचे फ्लैट है, तो नीचे वाली एयर की लेयर्स को कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ता है, ऊपर वाली लेयर्स को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ता है। तो ज्यादा चलने के लिए उनको तेज चलना पड़ता है, तेज चलने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है ऊपर वाली लेयर की, और ऊपर वाली लेयर की जब भी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये कैसे? तो इसके लिए बर्नौली की थ्योरम है, तो वो तुम लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा बेस्ड है बर्नौलीज प्रिंसिपल या थ्योरम पर। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, इट इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं ये और कुछ नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक अन्य रूप है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू इट, इसके हिसाब से देखो जितने भी लॉज होते हैं बच्चों, थ्योरम्स होती हैं, रूल्स होते हैं, इन सबके एप्लीकेबल होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट्स, और वो शर्तें पूरी होने पर ये पूरी तरह से एप्लीकेबल हो पाते, नहीं तो आधे अधूरे लगते हैं। तो फॉर ए नॉन विस्कस, अगर कोई लिक्विड मतलब कोई फ्लूइड ज्यादा स्पीड से जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर ए नॉन विस्कस, नॉन विस्कस यानी जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब गाढ़ापन उसमें नहीं है, गाढ़ापन जीरो है, यानी वो फैलता चला जाता है किसी सरफेस पे डालते हो तो। जैसे शहद गाढ़ा होता है कि पतला होता है? गाढ़ा। शहद गाढ़ा होता है तो आसानी से नहीं फैलता है, तो हम बोलेंगे शहद कैसा है? विस्कस है, विस्कोसिटी उसमें ज्यादा है। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है गाढ़ेपन की। फॉर ए नॉन विस्कस आइडियल, आदर्श फ्लूइड। अब फ्लूइड में बच्चों हवा भी आ जाती है और लिक्विड भी आ जाता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फॉर ए नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, द टोटल एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी आ गई टोटल एनर्जी में? तीन तरह की एनर्जी आ गई। के ई से दिखाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन। पोटेंशियल पीई से दिखाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, इट इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। जैसे पाइप कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो जहां ऊंचा है हाइट बढ़ जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन mgh होता है, जिसको हम बाद में सीखेंगे, अभी तो ऐसे ही सुन लो मान लो।
और तीसरी है प्रेशर एनर्जी। जैसे पाइप में से पानी निकलता है प्रेशर से, तो उसमें प्रेशर की वजह से भी एनर्जी होती है। या अभी हमने देखा ऊपर कि एक जगह नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा था, ऊपर की तरफ प्रेशर कम था, तो प्रेशर का डिफरेंस, उसकी वजह से वर्क करने की एबिलिटी आ गई, उसमें उठने की एबिलिटी आ गई। तो जिस भी कारण से किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है उसको एनर्जी बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी। For a non-viscous ideal fluid, the total energy remain constant. ये कांस्टेंट रहती है, remain constant during its flow, जब ये बहता है, during its flow। एक शब्द इसमें और डाल देते हैं हम, हिंदी में कहते हैं असंपीड्य। असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। तो उसको मैं यहां पर डाल देता हूं बीच में। और इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस आइडियल, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। असंपीड्य, संपीड़न यानी कंप्रेस करना, इनकम्प्रेसिबल। तुम एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो बच्चों, इनकम्प्रेसिबल वर्ड का मीनिंग समझने के लिए, उसको फील करने के लिए। वो क्या करना है, सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगता है, कैन यू अरेंज ए सिरिंज? बाजार में मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पर, मम्मी पापा को बोलोगे तो एक सिरिंज तुमको लाकर दे देंगे। या कभी इंजेक्शन लगाओ तो तुम अपने पास रख सकते हो। सिरिंज बाजार में मिल जाएगी तुमको, 5 रुपए से 15 रुपए के बीच शायद वो आएगी। तो सिरिंज में आगे निडल मत लगाना, निडल हटा देना है, सुई चुभ सकती है तुमको, निडल हटा देना। और उसको, जो उसमें पिस्टन होता है उसको पीछे की तरफ खींचना, इस तरह की होती है सिरिंज। देखी तो होगी, इंजेक्शन लगा होगा कभी ना कभी तो। यस सर। सबने देखी होगी सिरिंज। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आगे सुई होती है यहाँ पर। उस सुई को हम हटा सकते हैं, नहीं तो सुई लग जाएगी तो सब बोलेंगे उई, तो सुई को हम यहाँ से हटा देंगे। और इसके अंदर एक रबर का कॉर्क होता है जिसको हम कहेंगे पिस्टन, और एक प्लास्टिक का प्लंजर होता है जिसपे हम अंगूठा लगाकर इसको मूव कर सकते हैं, जैसे पिचकारी होती है, इट कैन बी मूव्ड। तो तुम क्या करोगे, आगे इसका मुंह तुमने बंद कर दिया, हाथ का अंगूठा लगाकर, उंगली लगा के, सुई तो हटा दी है तुमने, और हवा भरी यहाँ पे, और अब तुम इसको दबाने की कोशिश करोगे ऊपर वाले प्लंजर को। तो क्या लगता है, तुम दबा पाओगे कि नहीं दबा पाओगे उसको? दबाने में थोड़ी मुश्किल होती है, पहले भी कर रखा है। पर अगर अंदर हवा है तो तुम इसको दबा पाओगे, और जैसे ही छोड़ोगे वापस पीछे जाएगा। ये तुम देखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है खेलने में। और अगर तुमने इसमें पानी भर लिया सिरिंज में, ठीक है, अगर तुमने सिरिंज में पानी भर लिया बच्चों, तब क्या होने वाला है? सिरिंज में अगर पानी भर लिया तुमने, तो क्या तुम दबा पाओगे इसको? क्या कहते हो? हाँ, तब दबा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबा पाओगे तुम। देखना, अगर तुमने यहाँ पे पानी भर लिया और फिर तुम इसको दबाने की कोशिश करो, आगे से बंद कर रखा है तुमने। अच्छा, आगे से अभी भी बंद कर रखा है। हाँ, आगे से उंगली लगा के, अंगूठा लगा के बंद कर रखा है, तो तुम बिल्कुल नहीं दबा पाओगे। तो हम क्या बोलेंगे, एयर जो थी वो तो कैसी थी, कंप्रेसिबल, पर ये जो वाटर है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य। सर जो अभी आप समझा रहे थे वो मेरे को वापस समझाओगे, मेरे को नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देख लेना, जितना समझ में आया उतना अच्छा है। तुम वीडियो दोबारा चलाकर उसको देखोगे, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने सिर्फ एक वर्ड समझाया है, जिसको दबा सकते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल, हवा को हम दबा सकते हैं, पानी को हम नहीं दबा पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। क्या सर? तो जब भी कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करेगा जो कि नॉन विस्कस है, आइडियल फ्लूइड है, यानी जब वो फ्लो करता है एनर्जी का लॉस नहीं होता उसमें,
उनकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और यहां से हमें पता चलता है, अगर किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो मैंने एक पाइप बनाकर बताया तुमको, हियर इज ए पाइप जिसमें कोई लिक्विड बह रहा है, और पाइप कैसा है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। यहाँ आगे से पतला है, मतलब यहाँ शुरू में पतला है और बाद में ये पाइप मोटा हो गया है, ऐसा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बढ़ गया। सेक्शन 1 पर पतला है, एरिया कम है, माना कि यहाँ पे एरिया है A1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर काटें तो उसका एरिया इतना होगा, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में कहते हैं लंबवत काट क्षेत्रफल। और यहां पर जो एरिया है वो A2 है सेक्शन 2 पर। तो अगर मैं तुमसे कहूं A1 और A2 के बीच रिलेशन बताओ, तो तुम कौन सा सिंबल लगाओगे, A1 लेस देन A2, क्योंकि A2 यहाँ बड़ा है। और अगर तुम्हें बराबर दिख रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा अंतर रखा है, अगर दिख पा रहे हो तुम। हाँ सर, थोड़ा ब्रॉड है वो B वाला, हाँ। 2 वाला। अब अगर मैं वेलोसिटी भी मेंशन कर दूं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 है, यहाँ पर पानी के या लिक्विड के एंटर करने की वेलोसिटी V1 है, तो हम इसके साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट कर पाएंगे। अगर मैं इसके साथ हाइट को भी जोड़ दूं कि इसके सेंटर की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, ये मैंने मान लिया रेफरेंस यानी ग्राउंड लेवल, तो इसका जो मुंह है या पॉइंट 1 है, सेक्शन A1 है, उसकी हाइट है H1, और जो सेक्शन 2 है उसकी हाइट है H2। तो तुम देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। हाइट चेंज हो जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि तीनों तरह की एनर्जी का सम अगर मैं करता हूं, यहां पर कुछ प्रेशर है P1 A1 पर, और यहां पर प्रेशर है P2, तो तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी अलग अलग हो सकती है। सेक्शन 1 पर काइनेटिक एनर्जी KE1, पोटेंशियल एनर्जी PE1, प्रेशर एनर्जी P1। सेक्शन 2 पर काइनेटिक एनर्जी KE2, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी PE2, प्रेशर P2, प्रेशर एनर्जी P2। तो ये तीनों एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट है। तुम देख रहे हो दोनों, यहाँ मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। तो यहां से इस रिलेशन से हमें ये दूसरा रिलेशन मिलता है, वो कौन सा, कि कहीं पर अगर स्पीड कम हो गई तो स्पीड किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल से, कि प्रेशर एनर्जी से, काइनेटिक से। पोटेंशियल की बात करें तो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा सेम हाइट पर है रेफरेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। जब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम हाइट पर है आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, रनवे पर दौड़ रहा है, तो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा अगर सेम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया अभी। तो अब क्या होने वाला है कि स्पीड नीचे एयर की कम है, धीमे जा रही है, तो जहां काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, K1 P1 इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड सेम है तो वो वाली टर्म तो कट गई दोनों साइड, K2 प्लस P2। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी, स्पीड कम है नीचे, स्पीड कम है नीचे और स्पीड ज्यादा है ऊपर, ये हमने देखा। तो जहां स्पीड कम है वहां काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वहां पर प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, तभी तो कांस्टेंट रहेगा दोनों का सम। एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ जाएगा तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मेरे यहाँ पे लाइट गई हुई है बच्चों, इसलिए अंधेरा हो गया है और ये छोटी स्क्रीन पे मैं शिफ्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इस तरह से लिंक्ड है, इस वजह से ऐसा होता है जब स्पीड लो होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब मैं इसी के बेसिस पर, इसको तुम एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। ओके, लाइट आ गई हमारे यहाँ।
इसको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो किसमें, स्प्रेयर समझते हो, स्प्रेयर हाँ हाँ जो हेयर ड्रेसर के पास भी होता है, हमारे के पास भी होता है घर में, हम वो पानी देने के लिए स्प्रेयर यूज करते हैं कई बार पौधों को पानी देने के लिए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेयर होते हैं। तो स्प्रेयर को एटोमाइजर भी कहते हैं। एक और टर्म से फैमिलियर हो जाओ तुम, एटोमाइजर, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, तो उसको बोलते हैं, फुहार बनती है ना, मजा आता है, बारीक फुहार निकलती है, एटोमाइजर। तो स्प्रे गन कैसे काम करती है, कोई जानता है? तुम्हारी ये पिचकारी भी होती है ना इस तरह वाले स्प्रे गन वाली स्टाइल की, कि तुम एक बटन दबाते हो तो यहाँ वाटर जेट होता है, जेट, तो यहां से पानी फुहार के फॉर्म में निकलता है। रिजेंबल कर पा रहे हो तुम, मतलब इसको समझ पा रहे हो, या इमेज दिखाऊं मैं? आवाज नहीं आ रही किसी की? पता है। सबको पता है? हाँ तो कैसे काम करती है, क्या तुम्हें पता है? नहीं इसके नीचे से अंदर पानी जाता है और वहां पे एक नोजल लगा हुआ होता है, उससे पानी छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है। इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब हम इस प्लंजर को दबाते हैं, यहां से हवा जाती है बच्चों, ठीक है, बॉल रिलीज होता है, यहां से हवा जाती है, हवा जाती है हाई स्पीड पर। मैं इस जंक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें ये अंदर ट्यूब गई हुई है, यहां ये ट्यूब अंदर गई हुई है, जहां पर वो लिक्विड भरा है, उसमें लिक्विड में डिप्ड है। अब हुआ क्या, और बड़ा कर दूं इसको डायग्राम को तो अच्छा रहेगा, चलो अब और बड़ा नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, यहां से हवा गई हाई स्पीड पर। क्यों गई हाई स्पीड पर? ये नोजल जो लगी हुई है उसकी वजह से एरिया कम हो गया। एरिया जहां कम हो जाएगा वहां पर स्पीड बढ़ प्रेशर जाएगी, बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाती, प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर तो डिक्रीज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है जहां एरिया कम हो जाता है। जब पाइप देते हो तो तुम आगे उंगली लगाकर स्पीड बढ़ा देते हो, तो स्पीड बढ़ गई इस लोकेशन पर, किसकी, एयर की स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ प्रेशर का क्या होगा? अगर स्पीड बढ़ती है यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो बढ़ती जाएगा। है, तो प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सब इस तरह की तीन तरह की एनर्जी का और ये हॉरिजॉन्टल है, तो पोटेंशियल एनर्जी की तो बात आएगी नहीं यहाँ पे, काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, नीचे नीचे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर है ज्यादा, और यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, तो पानी इसमें से चढ़ जाएगा, बिकॉज ऊपर प्रेशर कम हो गया, और पानी चढ़कर फिर यहाँ जब उस एयर के कांटेक्ट में आएगा जो हाई वेलोसिटी पे चल रही है, तो पानी इसके साथ निकलता चले जाएगा और यहाँ से फुहार के फॉर्म में बाहर आएगा, जो भी लिक्विड है वो बाहर आएगा। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इस कैसे काम करती है, अपनी अपनी पिचकारी खोल कर देखना, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। तो आज तुमने सीखा बर्नौलीज प्रिंसिपल, पिचकारी कैसे काम करती है भी सीखा। तो आज की क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन। तो हाँ बोलो। जब भी स्टोरी सेशन होगा तब आप बस ग्रुप में डाल देना कि आज है, ठीक है, तो सब लोग इन्फॉर्म रहेंगे। ओके।